और नेतन्याहू के संकल्प को लेकर, जिसमें खामेनेई गैंग के दी एंड का प्लान उन्होंने बना लिया है। इजराइल और ईरान में सीज फायर के बीच इजराइल ने अब यमन पर हमला बोल दिया है और इजराइल ने यमन के हूती विद्रोहियों को टारगेट कर दिया है। इस कारण मिडिल ईस्ट में तनाव एक बार फिर से बढ़ने लगा है। इजराइल ने ऑपरेशन ब्लैक फ्लैग के जरिए यमन के पश्चिमी हिस्से में स्थित 3 प्रमुख बंदरगाहों पर अटैक किया। इजरायली वायुसेना ने हदैदाह और राह ईसा और सैफ पर जोरदार हवाई हमला बोला। आईडीएफ का दावा है कि हूती विद्रोही ईरान से हथियार मंगवाकर इजराइल और उसके सहयोगियों के खिलाफ आतंक की साजिश रच रहे हैं और हमले में हूती नियंत्रित पावर स्टेशन को भी निशाना बनाया गया। चलिए इस बीच एक बड़ी खबर का भी रुख कर लेते हैं, जहां यमन पर इजराइल का बहुत बड़ा हमला देखने को मिला है। यमन पर इजराइल ने ऑपरेशन ब्लैक फ्लैग शुरू किया है। हूती विद्रोहियों के 60 से ज्यादा ठिकाने तबाह कर दिए और इजरायली हमले में हूती के 3 बंदरगाह तबाह हुए हैं। हमले में लाल सागर में एक शिप भी तबाह हो गया। ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है। तो लाल सागर में एक शिप भी तबाह हुआ है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जिस तरीके से लगातार इजराइल के हमले जारी हैं, यमन पर इजराइल ने बहुत बड़ा हमला किया है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई, जहां यमन के ऊपर इजराइल ने बड़ा हमला किया है। हूती विद्रोहियों के 60 से ज्यादा ठिकाने बर्बाद कर दिए। तो यमन के ऊपर इजराइल ने यह बड़ा हमला किया है। तो वहीं यमन पर हमले के बाद इजराइल का बयान भी सामने आया। इजराइल पर हूती हमलों का जवाब दिया है, ये कहा, और इजराइल के दुश्मनों पर हमला जारी रहेगा। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इजराइल के दुश्मनों पर हमला जारी रहेगा, ये कहा इजराइल ने। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। तो यमन के ऊपर इजराइल ने यह बड़ा हमला किया है, बहुत बड़ा यह हमला जिस तरीके से बताया जा रहा है। यमन पर इजराइल का ऑपरेशन ब्लैक फ्लैग जो है वो जारी है। हूती विद्रोहियों के 60 से ज्यादा ठिकानों को तबाह कर दिया गया। इजरायली हमले में हूती के 3 बंदरगाहों को तबाह किया गया है। हमले में लाल सागर में एक शिप भी तबाह किया गया है। यमन के पावर प्लांट को भी निशाना बनाया गया और हमले में 500 से ज्यादा कंटेनर जो हैं वो खाक कर दिए गए हैं। हूती पर आईडीएफ की प्री प्लान्ड एयर स्ट्राइक थी। 40 फाइटर जेट से यमन पर हमला किया गया और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। गाइडेड बम और मिसाइलों से अटैक किया गया। F-35 समेत कई लड़ाकू विमानों से स्ट्राइक की गई और अल हदैदाह और रास ईसा और सालिफ में भी जो है बमबारी की गई है। यह बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। तो लगातार ये हमले जो है इजराइल के द्वारा जारी हैं। इजराइल जो है अपने हमलों को और तेज कर रहा है। तो यमन पर इजराइल ने बहुत बड़ा हमला कर दिया, उसको लेकर अगर अपडेट पहुंचाए तो यमन पर इजराइल का बहुत बड़ा हमला ये देखने को मिला, जहां पर यमन पर इजराइल का ऑपरेशन ब्लैक फ्लैग देखने को मिला और इसी ऑपरेशन के तहत ये पूरे हमले किए गए हैं। हूती विद्रोहियों के 60 से ज्यादा ठिकाने इस हमले में तबाह कर दिए गए हैं। इजरायली हमले में हूती के 3 बंदरगाहों को तबाह किया गया और हमले में लाल सागर के एक शिप को भी तबाह किया गया है। यमन के पावर प्लांट को भी निशाना बनाया गया। हमले में 500 से ज्यादा कंटेनर खाक हो गए हैं। हूती पर आईडीएफ की प्री प्लान्ड एयर स्ट्राइक थी। 40 फाइटर जेट से यमन पर हमला किया गया। सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। गाइडेड बम और मिसाइलों से अटैक किया गया। F-35 समेत कई लड़ाकू विमानों से स्ट्राइक की गई है। अल हदैदाह और रास ईसा सालिफ में भी बमबारी की गई है। तो लगातार जो है इजराइल के द्वारा ये हमले किए जा रहे हैं। लगातार इजराइल जो है वो ये हमले कर रहा है। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए, उनका परिचय मैं आपसे करवा दूं। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर रिटायर्ड कर्नल दिनेश शर्मा जी जुड़े हैं और हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार अरविंद सिंह तेजावत जी जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत में दिनेश जी आपसे करना चाहूंगा, जिस तरीके से लगातार इजराइल के द्वारा ये हमले देखने को मिल रहे हैं, दिनेश जी क्या आपको लगता है कि इजराइल ने अपनी रणनीति में कोई बदलाव किया है या केवल एक जवाबी कार्रवाई इसे माना जाए? देखिए साहब, ऐसा है कि इजराइल का जो बेसिक एम है कि वो जी। जितनी भी ईरान की प्रॉक्सीज हैं वो उनको खत्म करना चाहता है। सिस्टमेटिक ढंग से उन्होंने हिजबुल्ला
और हमास को तो जी डिग्रेड कर दिया है। उसके बाद ये जो है यमन के अंदर जो हूती हैं, क्योंकि ये भी बार बार जो है इसराइल के ऊपर मिसाइलें दागते हैं, तो बेसिकली अब उनका नेक्स्ट टारगेट होगा कि किस प्रकार से हूती को भी डिग्रेड किया जाए। और फाइनली, क्योंकि देखिए जिस जी प्रकार की खबरें आ रही हैं ईरान की तरफ से, कि उन्होंने बिल्कुल साफ मना कर दिया है जी कि हम अपना परमाणु का जो परमाणु संचालन का जो काम चल रहा है उसको हम जारी रखेंगे। अमेरिका से भी उन्होंने डायरेक्टली टक्कर ले ली है। वो जी किसी मूड में नहीं है कि वो अपना परमाणु का जो काम चल रहा है उसे रोके, क्योंकि ईरान की ये खुद की एक सॉवरेनिटी और उनकी आत्मरक्षा और रणनीतिक सोच है, जिसके थ्रू जो है वो अपना परमाणु संयंत्र चलाना चाहते हैं। तो मैं जिस प्रकार से अभी आईडीएफ ने हूती के ऊपर हमला किया है, तो मेरी समझ के मुताबिक, जहां एक सैनिक होने के नाते मैं ये समझता हूं कि वो ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे फिलहाल हूती को डिग्रेड करने के लिए। और जी फाइनली आने वाले दिनों में कुछ इस प्रकार की आशंका है कि ईरान के ऊपर वो दोबारा से हमला करेंगे। जी लेकिन ऐसी स्थिति के अंदर मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत ज्यादा एक प्रकार की हलचल मचेगी, और बाकी भी विश्व के बाकी देशों का ऊपर भी इसका अफेक्ट पड़ेगा। जी देखिए साहब, ऐसा हो जाता है कि आज की दुनिया के अंदर अगर किसी दो देशों के बीच में युद्ध होता है, तो वो युद्ध जो है उस पर्टिकुलर एरिया को जो है जी प्रभावित नहीं करता, बल्कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है कई कंट्रीज के जो अपने इंटरेस्ट होते हैं उस इलाके के अंदर, उनको भी प्रभावित करता है। फॉर जी एग्जांपल, जी अगर आप भारत का ही उदाहरण ले लें, तो देखिए साहब, हमारा 60% जी जो क्रूड ऑयल है वो आता है मिडिल ईस्ट से। अगर बिल्कुल किसी कारणवश जो ईरान है आने जी वाले दिनों में स्ट्रेट ऑफ हार्मुज जो है उसको जी क्लोज कर देता है, तो ये हमारे लिए भी एक प्रकार से प्रॉब्लम होगी, बिल्कुल और हमें अल्टरनेटिव सोर्स को टैप करना पड़ेगा, चाहे हम रशिया की तरफ जाएं, चाहे वेंजुला की तरफ जाएं, या बिल्कुल बाकी अफ्रीकन कंट्री की जाएं। आज की जी जो हाल की ही एक खबर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रकार की भारत को धमकी दी है कि अगर हम रूस से तेल खरीदते हैं तो हमारे ऊपर 400% जो है टैरिफ लगाएंगे। इस जी खबर के अंदर कितना इसका मैं सत्यापन तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन हमारे खुद के हित हैं। बिल्कुल दिनेश तो जी, हम बिल्कुल ठीक कहा चाहेंगे। आपने। ऐसे समय पे हमें भी विकल्प जो है जाहिर तौर पर ढूंढ के रखने चाहिए, ताकि हम किसी पर निर्भर जो है वो पूरी तरीके से ना रहें, हमारे पास दूसरे रास्ते जो है वो भी खुले रहें। इस बीच में आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आप दोनों बने रहें हमारे साथ। एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं, अपने दर्शकों तक जानकारी पहुंचा दे। जहां ईरान को लेकर ट्रंप का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। ईरानी एटमी कार्यक्रम पर ट्रंप का बयान सामने आया। ईरान ने एटमी साइट निरीक्षण से इनकार कर दिया है और ईरान फिर से शुरू कर सकता है कार्यक्रम। नई जगह फिर से हो सकता है ये पूरा कार्यक्रम। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो ईरान एक बार फिर से अपना परमाणु कार्यक्रम जो है वो शुरू कर सकता है, किसी नई जगह पर ये पूरा कार्यक्रम शुरू कर सकता है आप ईरान। ये बड़ी खबर और जानकारी जिस तरीके से ये भी सामने आई थी पहले कि 400 किलो यूरेनियम जो है वो ईरान के पास है, जिसे ईरान ने छिपा कर रखा और इस लोकेशन से पहले ही उसे हटा दिया था। दोनों खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे, लेकिन कुछ और जानकारियां ग्राफिक्स के माध्यम से आप तक हम पहुंचा दें कि किस तरीके से खामेनेई के एटमी प्लान पर ट्रंप का बयान भी सामने आया है, किस तरीके से वो इस पूरे मामले को देख रहे हैं। ईरान ने एटमी साइट निरीक्षण से जो है इनकार कर दिया है, तो वहीं दूसरी ओर ईरान फिर से ये अपना पूरा कार्यक्रम शुरू कर सकता है, नई जगह फिर से ये कार्यक्रम हो सकता है। ट्रंप का पहला लक्ष्य है ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना। लगातार ट्रंप और इजराइल जो है इसी चीज में लगे हुए हैं कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोका जाए। ईरान के द्वारा परमाणु प्रोग्राम जो चलाया जा रहा है, इस पूरे परमाणु प्रोग्राम को रोका जाए, कैसे भी करके पूरी तरीके से खत्म किया जाए। और इस वक्त ईरान के पास जो मौजूद यूरेनियम है, उस मौजूदा यूरेनियम से ईरान आज के समय में कम से कम 8 से 10 परमाणु बम बना सकता है, जो कि अपने आप में आप समझ सकते हैं कि कितना घातक साबित हो सकता है अमेरिका और इजराइल के लिए। दोनों खास मेहमान हमारे साथ बने हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। अरविंद जी, मैं आपके पास सीधे आना चाहूंगा। जहां एक और लगातार जिस तरीके से यमन के ऊपर इजराइल की कार्रवाई ये देखने को मिल रही है, दूसरी ओर जो ईरान है उसका जिक्र बार बार होता है, परमाणु प्रोग्राम का जिक्र बार बार होता है। ऐसे में क्या संघर्ष एक बार फिर से बढ़ सकता है? क्या हम एक बार फिर से जो है इजराइल वर्सेस ईरान देखने को मिल सकता है मिडिल ईस्ट में? अभिषेक जी, ईरान वर्सेस जो इजराइल है वो तो देखने को मिलेगा ही। दरअसल ये जी यमन में या
मान लो अन्य जगहों से जो हो रहा है, चाहे वो लेबनान हो या जो हुती विद्रोही हो या इराकी मिलिशिया हो, यह मूलतः जो ईरान के ही प्रॉक्सी जो कहना चाहिए कि वॉरियर्स हैं। तो ये कहना कि जो हमन के जो यूथी विद्रोही हैं वो सीधे केवल इजराइल से ही लड़ाई कर रहे हैं, तो ये ठीक नहीं होगा। इसके पीछे कहीं ना कहीं जो ईरान का जो संदेश है वह भी होता है कि आप इनसे लड़िए। तो दरअसल जो ईरान के मध्य पूर्व में बहुत सारी ऐसी जगहों पे अपने वो मिलिशिया या ऐसे जो कहना चाहिए कि जो उनका प्रॉक्सी वॉर को आगे ले जाए, वैसे तमाम जगहों पर हैं। तो ये लड़ाई अगर परोक्ष रूप से देखी जाए तो यह जी ईरान और इजराइल की ही लड़ाई है जिसका एक्सटेंशन हो रहा है। जी अब आपके दूसरे सवाल पर आए जो परमाणु ठिकानों से संबंधित है कि अगर क्या वह परमाणु संवर्धन करता है तो अमेरिका उस पर हमला करेगा या नहीं करेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने तो पहले ही कहा था कि अगर ईरान ऐसा करता है तो हम दोबारा से हमला करेंगे। पर पिछले हमले में इजराइल ने और अमेरिका ने यह जान लिया है कि यह दरअसल जो ईरान है वह न तो हमास है, न हुती है, न इराकी मिलिशिया है जिन्हें कि जी आसानी से दबाया जा सकता जी है, क्योंकि उनके पास तो वह रेजिस्टेंस पावर नहीं है ना। बिल्कुल तो पर ईरान तो जब उसने जो एक मिथ था खासकर इजराइल के आयरन डोम का, जी तो वो भी उसने फेल कर दिया जब ईरान की मिसाइलें वहां से तड़ातड़ हमला करने लगी। तो ईरान से लड़ाई लड़ना इजराइल और अमेरिका दोनों के लिए इतना आसान नहीं है। जी फिर अगर वो पूरा हॉर्मुज़ स्ट्रेट पे अगर वो ईरान कब्जा कर लेगा तो तेल की कीमतें तो आसमान छू लेगी। जी तो ऐसे में भी और पूरा विश्व अर्थव्यवस्था पे इसका असर पड़ेगा, भारत पे भी पड़ेगा। तो ऐसे में भी मुझे लगता है कि ये एडवाइजेबल नहीं है, तब जबकि अमेरिका अपनी अर्थव्यवस्था को लेकर बहुत सारे निर्णय ले रहा है, पुनर्विचार कर रहा है। और क्योंकि अर्थव्यवस्था लगातार वह घाटे में जा रही है, जी तो अमेरिका के जो अर्थशास्त्री है वो काफी चिंतित है इस बात को बिल्कुल लेकर। अब हम ईरान की वास्तविकता को समझकर हम इस बात को खत्म करते हैं। ईरान में मूलतः जो यूरेनियम है वह 60% संवर्धित है। जी परमाणु बम बनाने के लिए 90% तक संवर्धित यूरेनियम ठीक माना जाता है। जी 60% से भी बनाया जा सकता है, पर 90% यूरेनियम हो तो उसकी रिलायबिलिटी थोड़ी ज्यादा होती है। जी और अभी जितना 400-500 किलोग्राम के आसपास जो भी यूरेनियम अंदाजन जो ईरान के पास है, जो संवर्धित किस्म का है, उससे आपने भी बताया कि 8 से 10 परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। जी तो अब मुझे लगता है कि ईरान इस कार्यक्रम को तेजी देगा। इसकी एक खास वजह यह है कि अमेरिका ने एनपीटी को नहीं माना। बिल्कुल ईरान ने जी एनपीटी की सारी ही शर्तों को माना, सब कुछ जी ईमानदारी बरती, जी यहाँ तक कि वो जो परमाणु आयोग था उसको विजिट भी करवाता था, जबकि इजराइल ऐसा नहीं करता था। इजराइल जी ने न तो एनपीटी पे कोई हस्ताक्षर किए, न वह परमाणु आयोग की किसी भी शर्तों को या सुझाव को मानता था। यह बिल्कुल सब करने के बावजूद अगर ईरान पे हमला हो रहा है तो ईरान ने अब समझ लिया है कि उसको जो अंतर्राष्ट्रीय कानून मानने से कोई फायदा नहीं है, और बिल्कुल उसका केवल एक ही चीज रक्षा कर सकता है, बिल्कुल वह है। अरविंद जी, मतलब ये माना जाए कि जिस तरीके से ईरान ने कर लिया है फैसला, तो ऐसे में ये एक बड़ी चुनौती इजराइल और अमेरिका दोनों के लिए है। इस बीच में आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा बने रहें। एक बड़ी खबर इसका रुख कर लेते हैं, जहां ईरान से सीज फायर के बाद पहली बार ट्रंप से मिलेंगे नेतन्याहू। ट्रंप और नेतन्याहू के बीच अहम मुलाकात की बताई जा रही है। व्हाइट हाउस में नेतन्याहू और ट्रंप की मुलाकात होगी। ईरान और गाजा युद्ध विराम पर चर्चा हो सकती है। नेतन्याहू और ट्रंप की मुलाकात पर दुनिया भर की निगाहें बनी हुई हैं। जिस तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात करेंगे, और ईरान के साथ जो युद्ध की स्थिति बनी हुई थी, उस युद्ध की स्थिति के बाद जब सीज फायर का ऐलान हुआ, तो अब इस सीज फायर के बाद ये पहली मुलाकात इन दोनों नेताओं के बीच बताई जा रही है, जो कि अपने आप में काफी महत्वपूर्ण बताई जा रही है। चलिए कुछ और जानकारी आप तक पहुंचाते हैं, जहां ईरान में सत्ता परिवर्तन करवाने पर चर्चा को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हैं, काफ़ी ज़्यादा खबरें हैं। ईरान में परमाणु कार्यक्रम पर चर्चा और ईरान में प्रॉक्सी वॉर पर भी चर्चा हो सकती है। ईरान में फिर से ऑपरेशन B2 बॉम्बर को लेकर भी चर्चा संभवतः हो सकती है, और इजराइल में B2 बॉम्बर्स की तैनाती को लेकर भी चर्चा हो सकती है कि एहतियात के तौर पर इजराइल के अंदर B2 बॉम्बर्स को तैनात किया जाए, और इजराइल को हथियार सप्लाई पर भी चर्चा हो सकती है। मध्य पूर्व में तनाव पर भी चर्चा हो सकती है, तो वहीं मध्य पूर्व के बाकी देशों की भूमिका पर भी मंथन हो सकता है, और गाजा में जारी ऑपरेशन पर भी बात हो सकती है।
बंधकों की रिहाई पर भी बातचीत की जा सकती है। जो बंधक हैं उनकी रिहाई किस तरीके से की जाए, किस तरीके से सौदा किया जाए आगे चलकर, इसको लेकर भी बातचीत हो सकती है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये मुलाकात बताई जा रही है। जिस तरीके से दोनों ही नेताओं के बीच ये मुलाकात होनी है, इस मुलाकात पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं और हर कोई यही सोच रहा है कि इस मुलाकात के बाद आखिर इजराइल का अगला कदम क्या होगा। क्या एक बार फिर से मिडिल ईस्ट में इजराइल वर्सेस ईरान हमें देखने को मिलेगा। दोनों खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। दिनेश जी, सीधे मैं आपका रुख करना चाहूँगा और इस विषय पर अगर बात करें तो जिस तरीके से ट्रंप और यहाँ पर ये मुलाकात जिस तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू की हो रही है, इस मुलाकात को आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या इस मुलाकात के बाद जो है इजराइल के हमले ईरान के ऊपर और भी ज़्यादा तेज़ जो है वो देखने को मिलेंगे, या जो शांति बनी हुई है, जो सीज़फायर बना हुआ वो ऐसे ही कायम रहेगा? क्योंकि इजराइल बार बार ये कह चुका है कि अगर हमें इस बात की जानकारी मिले कि ईरान जो है वो परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है या अपना परमाणु प्रोग्राम फिर से शुरू कर रहा है, तो हम फिर हमले करेंगे। पांडे जी, आपका जवाब देने से पहले मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। जिस तरह से पाकिस्तान के पास एक प्रकार की कला है, वो अमेरिका को मैनेज करना पाकिस्तान को आता है, उसी प्रकार से इजराइल के अंदर भी एक्सपर्टाइज है कि वो अमेरिका को जो है मैनेज कर सकता है और अपने हितों के लिए जो है वहां पे लॉबिंग करके अमेरिका को भी इस युद्ध के अंदर कूदने के लिए मजबूर कर सकता है। खैर, अब ये तो आने वाले दिनों के अंदर पता चलेगा कि क्या होता है, क्या नहीं होता, क्या इनका आपस के अंदर। लेकिन मैं ये ईरान के बारे में ये बात करना चाहूंगा कि ईरान किसी भी हालत के अंदर जो है अपना ये परमाणु बम बनाने का कार्यक्रम को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये उसका वैज्ञानिक अधिकार है तथा सॉवरेनिटी का क्वेश्चन है। तीसरा पॉइंट ये है कि ईरान के अंदर जो कट्टरपंथी और आईआरसीजी हैं वो फोर्स करेंगे कि हम अपना परमाणु बम बना लें, ताकि हमारे पास एक प्रकार की शक्ति हो जाती है। इतने सालों से ईरान के ऊपर इतने सैंक्शन लगी हुई हैं, लेकिन उन सैंक्शन का भी असर इतना ज्यादा नहीं हुआ, क्योंकि ईरान का व्यापार रशिया और चाइना के साथ हो रहा है, इसलिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आ जाती। अब बात आ जाती है कि जो आपने सवाल किया था, देखिए साहब, ऐसा है कि इजराइल ने एक प्रकार का नैरेटिव बना रखा है कि अगर ईरान या खाड़ी देश के अंदर कोई भी देश जो है परमाणु बम बना लेता है तो इसलिए हमारे वर्चस्व के ऊपर, या हमारे एग्जिस्टेंस के ऊपर जो है एक प्रकार का खतरा हो जाएगा। लेकिन आज तक जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने या किसी भी इंटरनेशनल बॉडी ने क्लियर कट ये पॉइंट आउट नहीं किया है कि ईरान जो है कैपेबल है परमाणु बनाने के लिए। एक सेकंड के लिए जो सबसे यूनाइटेड नेशन का वाच डॉग है उसने अपनी सिर्फ चिंता प्रकट की है। उसके बाद आप देख लीजिए अमेरिका का रुख देख लीजिए। 2015 के अंदर जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान के ऊपर अमेरिका ने और बाकी 5 कंट्रीज ने उसके ऊपर साइन किए थे, जिसके तहत जो है ईरान राजी था कि IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है वो इनको आके चेक कर सकती है। अमेरिका जो था वो 2018 के अंदर जो है उस समझौते से बाहर हो गया। तो आज की तारीख के अंदर अगर आप पृष्ठभूमि के ऊपर जाएं, मैं 2 मिनट लूंगा पांडे साहब, पृष्ठभूमि के ऊपर जाएं तो ये मेरा ये मानना है कि ये परमाणु वेपन बनाने का कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। इसको थोड़ा सा मैं सिंपल वर्ड में कहना चाहता हूं कि ये भी एक प्रकार से खतरा है, क्योंकि ईरान जो है प्रॉक्सी करता है और पूरे वर्ल्ड को ये एक प्रकार की आशंका है कि वो आने वाले दिनों में अपने प्रॉक्सीज को जो है एटॉमिक वेपन दे सकता है अपने इंटरेस्ट को और अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए। लेकिन अगर आप अमेरिका के साथ देखें, अमेरिका और ईरान के जो रिलेशन खराब हुए हैं वो 1953 से हुए थे, जबकि अमेरिका ने और ब्रिटेन ने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई ईरान की सरकार को बर्खास्त किया था। उन्होंने सेना के थ्रू जो है वहां पे विद्रोह कराया और उसके बाद उन्होंने शाह रजा पहलवी को वहां पे गद्दी पे बिठाया। ये है बैकग्राउंड जो इन लोगों के आपस के अंदर जो है कई दिनों से मनमुटाव है या मतभेद है। लेकिन यस, अगर ईरान नहीं रोकता है अपना परमाणु बम बनाने के लिए
तो हर हालत के अंदर जो है इजराइल जो है दोबारा उसके ऊपर हमला बिल्कुल करेगा बिल्कुल दिनेश जी, और बिल्कुल साथ में ठीक कहा आपने अमेरिका कि हर हालत कूदेगा। में इजराइल लेकिन एक बार लास्ट फिर से सेंटेंस, अटैक जो है वो ईरान के ऊपर करेगा अगर ईरान अपने परमाणु प्रोग्राम को नहीं रोकता है तो। समय की थोड़ी कमी है, एक रिएक्शन में अरविंद जी का भी लूंगा इस बीच। अरविंद जी, जिस तरीके से लगातार ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि अमेरिका जो है वो इजराइल के अंदर अपने B-2 बॉम्बर्स को तैनात कर देगा, क्या इससे कोई दबाव बनता हुआ आपको लगता है कि ईरान पर आएगा? लेकिन दूसरी ओर अगर ईरान को देखें तो ईरान ने भी कसम खा रखी है, उसने साफ कह रखा है ये कि हमारा परमाणु प्रोग्राम लगातार जारी रहेगा। बिल्कुल एक खतरा तो है ही, क्योंकि जी B-2 बॉम्बर में जो खासियत है कि वो आसानी से वहां के रडार जी के पकड़ में नहीं आएंगे। जी और अमेरिका के पास एक बंकर ब्लस्टर बॉम्ब है जिसके वहां होने से वो दरअसल जमीन के लगभग काफी नीचे जाकर 200-300 फीट नीचे जाके वह ब्लास्ट कर सकता है। या अभी फिलहाल इसराइल के पास ये ताकत नहीं है, तो जी अमेरिका के युद्ध में कूदने के बाद ही ये स्थिति पलट सकती है। और यही कारण है कि नेतन्याहू साहब हैं, वो ट्रम्प साहब से मिलने के लिए अमेरिका गए हैं जी ताकि वो उनकी वह मदद ले सके, जी अभिषेक साहब। जी बिल्कुल अरविंद जी, अब देखना दिलचस्प यहाँ पर यह होगा किस तरीके से अमेरिका इजराइल की मदद करता है और इस मुलाकात के बाद हालात किस तरीके से बदलते नजर आते हैं मिडिल ईस्ट में, वो देखने वाली बात होगी।